जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में हीरे पाए जाते हैं। बुराई छोड़ करके अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और 29 मार्च 2025 को शनिदेव के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी मिथुन राशि पर आधारित है। इस एपिसोड में शनि गोचर विश्लेषण के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति, आपका जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन, विवाह, दाम्पत्य सुख, संतान सुख और स्वास्थ्य के बारे में भी विश्लेषण करने वाला हूं, जानकारी देने वाला हूं। 29 मार्च 2025 की रात को 9:45 से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करने से शनि मीन राशि में आ जाएंगे। आपकी राशि से अष्टम और नवम भाव दोनों भावों के स्वामी अब गोचर वशात राशि से कर्म भाव में प्रवेश करेंगे, 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। इस गोचर को शुभ शनि, दिग्बली शनि भी कहा जाता है। कर्म भाव में स्थित शनि अपनी तीसरी दृष्टि से नाश भाव को, सप्तम दृष्टि से सुख भाव को और दसम दृष्टि से सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। राशि से दसम भाव में बैठकर शनिदेव बहुत प्रभावशाली होंगे। यह गोचर आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। यात्राओं के योग बनेंगे, लोगों से मेलजोल बढ़ेगा और आपके कर्म क्षेत्र में, आपके काम में, आपके कैरियर में सफलता प्राप्त होगी। भूमि, भवन, वाहन या इसमें से कोई एक या मतलब सभी वो खरीदने का योग बनेगा। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये सही समय है, लेकिन मानसिक तनाव इस गोचर में जरूर बढ़ेगा। माता के स्वास्थ्य में परेशानी भी आ सकती है या फिर अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। दाम्पत्य सुख में मतभेद बढ़ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। जो बाहर जाना चाहते हैं बाहर जा सकते हैं। स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, स्पेशली पेट से संबंधित बीमारियां या स्किन प्रॉब्लम से संबंधित परेशानियां ज़्यादा हो सकती है। तो आइए अब बात करें आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। शनि का यह गोचर आपसे खर्च ज़्यादा कराएगा, लेकिन बाहरी रिसोर्सेज से, अपने संपर्क से आप निरंतर गेन भी करते रहेंगे। भूमि, भवन का सुख प्राप्त होने में कुछ अड़चनें आ सकती है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई विवाद है वो आपके सामने आएंगे। 14 मई तक आपको आर्थिक मामलों में थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत होगी, क्योंकि बृहस्पति के खर्च भाव में रहने तक आपके एक्सपेंसेस में वृद्धि होती रहेगी। इसके कारण आप आर्थिक तंगी का शिकार भी हो सकते हैं, लेकिन भाग्य का साथ मिलने से खर्चों से आप घबराएंगे नहीं। जब जब शनि वक्री होंगे अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर तक आप अपने बिजनेस में आर्थिक मांग को पूरा करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट से ज़बरदस्त गेन होगा। इस कारण भी आप आर्थिक संकट से बच सकते हैं। 28 नवंबर के बाद में शनि के प्रभाव में फिर परिवर्तन होगा, जिससे आपको आर्थिक मदद मिलने लगेगी, सपोर्ट मिलने लगेगा। तो आइए अब बात करें आपके जॉब, आपके बिजनेस प्रोफेशन के बारे में। 2025 के फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में अर्थात 1 अप्रैल से आपको कैरियर से संबंधित डिसीजन लेने में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मीन राशि के शनि आपकी राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए बहुत पॉजिटिव बदलाव ला रहे हैं, जिससे आपको अपने कैरियर में बेहतर काम करने का मौका मिलेगा। मेहनत के अनुसार आपके कैरियर में उन्नति होगी। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी में अप्रेजल होने के, इंक्रीमेंट होने के आसार बनते नजर आएंगे। ऐसे में आपको आर्थिक रूप से सोच समझ करके प्लानिंग करने की ज़रूरत है। जो व्यापारी हैं तो आपको अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा व्यस्तता से व्यथित या दुखी हो सकते हैं। आपके डेली रूटीन में कोई न कोई विवादास्पद स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है, लेकिन फिर भी आप निरंतर प्रोग्रेस करते चले जाएंगे। 14 मई से व्यापार में कोई पॉजिटिव बदलाव देखेंगे अर्थात बृहस्पति के राशि मिथुन राशि में जाने से कुछ प्रोग्रेस दिखेगी। आपके व्यापार के संबंध में अच्छे होने से उन्नति के रास्ते खुलते दिखाई देंगे। लेकिन जब शनि वक्री होंगे 13 जुलाई से 28 नवंबर तक व्यापारियों को इन्वेस्ट किया गया पैसे का लाभ मिलेगा। आप अपने बिजनेस में बहुत हायर स्टेज पे एफर्ट करेंगे, लेकिन ये समय थोड़ा सा मुश्किल भरा, चैलेंजेस वाला हो सकता है, जिसमें कई लोग ऊंचाइयों से फिसल करके नीचे गिर सकते हैं। इसलिए जो भी रिस्क लेनी है, कैलकुलेटिव रिस्क लेनी है। 28 नवंबर के बाद में आपको अपने कैरियर में सुधार नजर आएगा। व्यापार में आगे बढ़ने के रास्ते खुलते नजर आएंगे। ऐसे में भी आप किसी पर भरोसा नहीं करें, यह भरोसा, विश्वास आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। जो पैसों से जुड़े लेन देन में आप फ़ायदा कमाएंगे, मुनाफा आप कमाएंगे, परंतु अनजान लोगों के साथ किए गए लेन देन में नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। कुछ लोग आपको ऐसे में सब इन्फ्लुएंस में डाल करके एक्सपेंसेस करा सकते हैं, इन्वेस्ट करा सकते हैं, और वो आपको सोच समझ के करना है। इसलिए प्रैक्टिकल होकर के सोच समझ कर ही आपको लेन देन करना है। किसी की बताई बोतल में नहीं उतरना है।
जो स्टूडेंट्स हैं उनको शिक्षा के क्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। मेहनत के बावजूद अपने टारगेट तक पहुंचने में कठिनाई होगी, या फिर टारगेट से भटक करके दूसरे क्षेत्र को चुनने का आप गलत फैसला भी कर सकते हैं। जो बिना मेहनत के सफलता की आशा रखना यहाँ पर गलत होगा। तो आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, विवाह के सुख की। आपका ग्रस्त जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। नवविवाहित जोड़े यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान शनि के प्रभाव से यात्राएं करेंगे जो आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत सुखद साबित होंगी। जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना है, अन्यथा निराशा या लॉस आपको हो सकता है। और जो अविवाहित हैं उन लोगों की विवाह की बातें आगे बढ़ेगी और 14 मई के बाद में रिश्ता फाइनल होने वाला है, विवाह हो सकता है। अतः 2025 में ही शादी आपकी हो सकती है। जो लोग प्रेम प्रसंगों में, कोई रिलेशनशिप में, उनको भी 14 मई के बाद में सुखद एहसास मिलेंगे। तो आपको 14 मई तक गुरु के द्वादश भाव में रहने तक वैवाहिक जीवन में तनाव देखने को मिल सकता है। आपके काम में, आपके जो भी कैरियर लाइन है उसमें आपको परेशानियां या वैवाहिक जीवन पर उसका असर दिख सकता है। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे तो 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, उस समय आपको जीवन साथी से वैमनस्यता के कारण या उनके व्यवहार के कारण, रूखेपन के कारण मन मुटाव रहेगा, यहाँ तक कि विवाद में समझौता करवाने तक की संभावना बन सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। कम बोलना सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। 18 मई से राहु की स्थिति परिवर्तित होने पर आपके वैवाहिक जीवन में चल रहे आपसी मतभेद कुछ कम होते नजर आएंगे और दाम्पत्य जीवन में किसी तीसरे इंसान की वजह से चल रहा विवाद या गलतफहमियां सुधार में बदल सकती है। तो आइए अब बात करें संतान सुख की। 14 मई के पश्चात आपको संतान सुख के मामले में भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि तब बृहस्पति की शुभ दृष्टि संतान भाव पर होगी। संतान का सुख और संतान का सहयोग मिलेगा। जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनको भी वो खुशियां मिलेंगी, अर्थात वो खुशखबरी मिलेगी। लेकिन जब भी शनि वक्री होंगे, अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, आपका आपसी मतभेद संतान के लिए कष्टकारक साबित होगा। संतान से मतभेद की संभावनाएं बनेंगी। तो आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में। मीन राशि के शनि के इस गोचर में मानसिक तनाव निरंतर बढ़ेगा और संभव है कभी कभी संतुलन खोने लगेंगे। छाती के रोगों की, संक्रमण की, अतः लंग्स इन्फेक्शन या चेस्ट इन्फेक्शन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपके आ सकती है। वर्ष की शुरुआत से 14 मई तक आपको बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बाद में सुधार नज़र आएगा। आपकी बीमारियों में कमी नज़र आएगी और दर्द जैसी समस्याओं से भी आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। ऐसे में सेहत के मामले में परहेज या उपाय करने की आवश्यकता है। जब जब शनि वक्री होंगे 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तब तब किसी लंबी चलने वाली बीमारी से आपका सामना हो सकता है, स्पेशली स्किन एलर्जी या हार्ट प्रॉब्लम्स। गैस से संबंधित रोग या आंखों से संबंधित कुछ परेशानी भी नज़र आ सकती है। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने पिता की सेहत पर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आइए अब बात करें उपायों की। आप मिथुन राशि वालों को शनि और चंद्रमा दोनों के उपाय करने चाहिए, दान करने चाहिए। सबसे पहले चंद्रमा का उपाय जान लीजिए। आपको दूध, चांदी, सफ़ेद कपड़ा, चावल, मोती, सीप, शंख आदि सोमवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर ये दान करने चाहिए, ताकि अशुभ फलों में कुछ कमी आए। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। तो अब बात करते हैं शनि के उपायों की। आप मिथुन राशि वाले लोगों को काले उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा या काला कपड़ा, नीलम रत्न या काले तिल, कोई चमड़े से बनी हुई वस्तु, इनका शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करें, ताकि शनि के अशुभ फलों में कमी आए। इसके अलावा शुक्रवार की रात को 1.25 किलो जो चना होता है, जिसे देसी चना कहा जाता है, वो उसके आपको 3 भाग करके आपको अलग अलग जगह भिगो देना है। शनिवार की सुबह उन्हें सरसों के तेल में छौंक करके मन ही मन श्रद्धा से शनिदेव को भोग लगा करके आपको पहला भाग है वो आपको घोड़े या भैंसे या किसी जानवर को खिलाना है। दूसरा भाग जो भी कुष्ठ रोगी है या जो ज़रूरतमंद है उन लोगों में बांट दें। और तीसरा 1.25 किलो चना या तीसरा भाग अपने ऊपर से उतार करके किसी वीरान स्थल पर जहाँ 4 रास्ते जाते हैं उनके बीच में रख करके आ जाए। शनि को अनुकूल करने का, शनि के उपाय करने का ये एक सीधा साधा लेकिन बहुत अच्छा उपाय है। शनिवार के दिन अपने हाथ के नाप का 19 हाथ लंबा काला धागा आपको रस्सी की तरह बटना है और इसे माला की तरह गले में पहन लेना है। मान्यता ऐसी है कि इस प्रयोग से शनि की अनिष्टता, नेगेटिविटी शांत हो जाती है।
शनि यंत्र की अंगूठी धारण करें या शनि यंत्र के साथ नीलम या उपरत्न नीली जड़वा करके लॉकेट के रूप में भी धारण कर सकते हैं। श्री दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ सर्वश्रेष्ठ है ही। यदि वो नहीं कर पाए तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। शनि का पिरामिड या शनि यंत्र पिरामिड या फिर नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में सोने की जगह के आसपास रखें। यह आपको माइंड, बॉडी और सोल के रूप में ट्यून अप देगा, अर्थात आपको स्ट्रांग बनाएगा, जिससे आप शनि के ये दुष्प्रभाव को झेल पाएंगे। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ओम सम शनिश्चराय नमः। या शनि के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नमः। और जो माँ गायत्री के उपासक हैं वो शनि का गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच बना करके, नवग्रह दोष निवारण कवच बना करके भी आप धारण कर सकते हैं। यथासंभव जितना भी हो सके आपको शनि शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। तो ये था आपकी मिथुन राशि के लिए शनि का गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल या जो गोचर फल विश्लेषण बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, इस गोचर फल को सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी जो डिटेल है, बर्थ डिटेल है, उससे ही बनेगी। आपको कौन सी दशा चल रही है, आपकी कुंडली में कितने योग हैं, आपकी कुंडली में शनि किस भाव में है, किस ग्रहों को दृष्टिपात कर रहा है या कौन से ग्रहों के साथ में युति कर रहा है, इसका भी इम्पैक्ट इस शनि के गोचर पर पड़ेगा। एक ही राशि के करोड़ों लोग हैं, उन सब पर यही राशि पर सटीक घटित हो जाए ऐसा संभव नहीं है। इसलिए अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में ही विश्लेषण कराना ज़्यादा सही रहता है। आपको जब भी अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता हो, जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप कोई भी शहर में, कोई भी देश में रहते हो, आपको अपनी घर की चार दीवारी में बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी, वीडियो कंसल्टेंसी, उस संभव के लिए, उस स्थिति के लिए आपको यहाँ अपॉइंटमेंट लेना है और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं आपकी पूरी हेल्प करेंगे, अपॉइंटमेंट देने से लगा करके बात करवाने तक। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं और उसके ऊपर जो भी समस्या होगी उसका क्या उपाय संभव है ये मैं आपको बतलाऊंगा। और उपाय लिखित में भी आपको मिलेंगे, चाहे व्हाट्सएप से हो और या फिर ईमेल के माध्यम से हो। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।